चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 के लिए साइंस का क्वेश्चन होगा और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन जो है यहीं से आता है। इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को बार बार परीक्षा में पूछता है। तो चलिए आइए देखिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तचाप यानी कि जिसको बोलते हैं बीपी ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्फाइग्नो मैनोमीटर और ऑप्शन नंबर सी में दिया है बैरोमीटर। तो बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए सही। तो देखिए यहाँ पर हम तीनों ऑप्शन को बता देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं दिया है। तो तीन को ऑप्शन देखिए आप लोग। देखिए जो मैनोमीटर होता है इसका प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है और स्फैग्नोमीटर का उपयोग यानी स्फैग्नोमीटर का उपयोग ये रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है और बैरोमीटर का उपयोग जो है मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब आंधी तूफान जो आता है इस सब की जानकारी बैरोमीटर के द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का बी सही। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है अग्र मस्तिष्क, बी में दिया है मध्य मस्तिष्क, सी में दिया है अनुमस्तिष्क और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन यानी सेकेंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुमस्तिष्क, इसका ऑप्शन सही है। तो चलिए अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है अंतःविषयक जो है मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए ये जो हो गया मस्तिष्क के अध्ययन के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि स्त्रियों में कौन सा गुण सूत्र होता है। तो बताइए XY होता है या XX होता है या YY होता है या इनमें से सभी होता है। तो देखिए जो तीसरा नंबर ऑप्शन ये क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 का बी यानी कि यहाँ पर हो जाएगा XX, यानी कि ये जो होता है स्त्रियों में पाया जाता है XX। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि XX स्त्रियों में होता है तो XY किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है और 23 जोड़ी मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये भी परीक्षा में पूछता है आप लोगों का। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन नंबर बी में दिया है घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बकरी, गाय तथा हाथी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है घास, बकरी और मछली। तो बताइए 4 नंबर का कौन सा होगा। देखिए जो 4 नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से समझिएगा, इसको हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आहार श्रृंखला, तो ध्यान से देखिए घास जो है घास को बकरी खाती है और बकरी, भेड़ या ये सब जो जानवर है इसको मानव खाता है। तो यही हो गया आहार श्रृंखला, यानी कि यहाँ पर हो गया 4 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जल होता है, जल के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है पेट्रो, बी में दिया है टर्बो, सी में दिया है हाइड्रो और डी में दिया है नाइट्रो। तो देखिए यहाँ पर जल जो है हाइड्रो के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि 5 का हो गया सी। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या इनमें से सभी हो।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो हम लोग ऑप्शन को तीनों, तो ऑप्शन ए बी और सी टिक नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जो है सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं। देखिए एक मनुष्य के, सब लोग बच्चा जानता है कि एक मनुष्य के, यानी कि वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। तो देखिए 32 दांत तो होते हैं, लेकिन 32 दांत में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन दांत होते हैं जान लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछता है। देखिए पहला नंबर में हो जाता है छेदक, जिसको हम लोग कृदंत भी बोलते हैं, कृदंत दांत भी इसको बोला जाता है। उसके बाद फिर होता है भेदक, भेदक को हम लोग बोलते हैं रदनक, उसके बाद तीसरा नंबर में आ जाता है अग्र चमड़क, अब देखिए जो चौथा नंबर होता है वो होता है चमड़क, ये होता है चमड़क। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये सब जो दांत है 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के, चमड़क होता है चौथा नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है मस्तिष्क उत्तरदायी है। बताइए मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो यहाँ भी आप लोग देख लीजिए कि मस्तिष्क के द्वारा जो होता है सोचने का काम भी किया जाता है, हृदय का भी काम किया जाता है और शारीरिक संतुलन भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पर वही चीज़ आ गया जो ऑप्शन नंबर इसमें, यानी कि देखा जाएगा तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो हम लोग तीनों तो ऑप्शन सही नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा और सी भी कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन 8 का डी सही हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, पारे का अयस्क है। बताइए पारे किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट का, हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का या सिनेबार का। तो देखिए पारे जो होता है, यानी कि पारे जो होता है हेमेटाइट, सिनेबार का पारे जो है अयस्क होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ यहाँ पर हो गया, तो ये भी चीज़ जान लीजिए आप, यानी कि 9 का हो जाएगा डी। और बॉक्साइट देखिए किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम का ये अयस्क है बॉक्साइट। उसके बाद फिर दिया है हेमाटाइट, तो हेमाटाइट जो होता है लौह 3, इसका जो ये अयस्क होता है, यानी कि हेमाटाइट लौह 3 का अयस्क होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि आँखों का व्यवहार होता है, यानी आँखों का व्यवहार किस तरीके का होता है? अवतल दर्पण की तरह होता है, या ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण की तरह होता है, या ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण की तरह होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा? तो देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण के तरह हम लोगों का आँखों का जो होता है व्यवहार होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी अम्लीय विलयन का मान या पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है, 7 से अधिक होता है, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 7 से कम होता है। बताइए कौन सा होगा? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 11 है इसका जो होगा आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से कम होता है। एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पर कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा हम लोग उसको क्षारीय बोलते हैं।
यानी कि 7 से अधिक होने पर क्षारीय और 7 से कम होने पर अम्लीय। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं या कितने नियम हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4। तो बताइए कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम होते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कौ नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 12 का हो जाएगा बी। अब जब 12 का बी हो गया तो ये भी एक चीज़ जान लीजिए कि प्रकाश के जो अपवर्तन होते हैं उसके नियम 2 जो नियम होते हैं, कौन कौन दोनों नियम होते हैं। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम ध्यान से सुनिएगा कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है, जिसको हम लोग म्यू बराबर या एन बराबर साइन आई बटा में साइन आर लिखते हैं। और जो दूसरा नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया, यानी कि हम आपको दोनों इसका नियम भी बता दिए और ऑप्शन ही बता दिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन बनकर ख़त्म हो गया। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवतल दर्पण, बी में हो जाएगा उत्तल दर्पण और सी में समतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो होगा 13 नंबर का वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। एक चीज़ और जान लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है आँख, कान, नाक यानी इस सब में डॉक्टर उपयोग करता है, और गाड़ी के हेडलाइट में भी किया जाता है, सर्च लाइट में भी किया जाता है, सोलर कुकर में भी किया जाता है। इन सब का उपयोग अवतल दर्पण के रूप में किया जाता है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है पत्तियों द्वारा, बी में दिया है फूलों द्वारा, सी में दिया है तना द्वारा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर डी में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए वोल्ट होता है, कूलाम्ब होता है, वाट होता है, या ऑप्शन नंबर डी एम्पियर होता है। तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। अच्छा यहाँ तक हो गया। अब ये भी जान लीजिए कि वोल्ट जो है किसका मात्रक होता है। देखिए वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक जो होता है ये वोल्ट होता है। उसके बाद फिर दिया है कूलाम्ब। तो कूलाम्ब का जान लीजिए कि कूलाम्ब जो होता है आवेश का एसआई मात्रक है, और जो वाट होता है, वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। तो चारों यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लेन हो गया। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन हाइड्रोकार्बन के साथ संयोग करके बनाता है। बताइए क्या बनाता है। तो देखिए आयनिक यौगिक बनाता है, या ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन बनाता है, या ऑप्शन नंबर सी हेलोजन बनाता है, या ऑप्शन नंबर डी अम्लराज बनाता है। तो बताइए क्या बनाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 होगा, यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो एक चीज़ और जान लीजिए, परीक्षा में बार बार पूछता है कि अम्लराज का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला, आप लोग देख लीजिए HNO3 + 3HCl, ये जो है अम्लराज का सूत्र है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो बताइए क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड,
या क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें से सभी। तो देखिए जो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए सौर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी ऑप्शन सही है, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए पोषण के लिए। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो 3 ऑप्शन सही हो गया, तो तीनों ऑप्शन गलती हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बस एक ही ऑप्शन दिया रहता है, तो तीनों ऑप्शन काट देंगे तो ऑप्शन नंबर डी बचेगा, यानी कि इनमें से सभी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए बहुत ही विचित्र क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो बताइए 23 होती है, 26 होता है, या 25 होता है, या 24 होता है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए इसके चारों ऑप्शन हम बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए जो 23 होता है किसका परमाणु संख्या होता है, तो ये होता है 23 वॉर्डेनियम का। किसका होता है? वॉर्डेनियम का। अच्छा, वॉर्डेनियम का परमाणु संख्या 23 हो गया, तो इसका मात्रक होता है भी। अब देखिए जो 26 होता है, तो 26 होता है लोहा का, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका मात्रक होता है Fe। अब जो 25 होता है मैग्नीज का होता है, इसका मतलब होता है, इसका फार्मूला यहाँ पर, फार्मूला नहीं इसका क्या बोलेंगे, अच्छा चलिए देखिए यहाँ पर इसका Mn, यानी कि इसका Mn हो गया, संकेत है Mn, और यहाँ पर इसका नाम भी जान लीजिए मैग्नीज, मैग्नीज हो गया। और जो 24 यहाँ पर दिया है 24, तो इसका हो जाता है Cr। तो Cr को हम लोग बोलते हैं क्रोमियम, क्रोमियम। तो देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है हम बता दिए आपको, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए लोहा लोहा यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, यानी कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, देखिए विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। बताइए, जनित्र कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, या अमीटर कहा जाता है, या मोटर कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है। तो देखिए विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग जनित्र बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या होता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा मापते हैं और एमीटर से भी धारा मापते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि इससे बहने वाली धारा को मापा जाता है, बहने वाली धारा को मापा जाता है, या अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम मात्रा वाली धारा को मापा जाता है, बहुत कम मात्रा वाली धारा को मापा जाता है। बस इतना आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में फटाफट चलेंगे। देखिए कह रहे हैं डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं। बताइए डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं, साफ जल में, खारा जल में, मृदु जल में, या गंदा जल में। देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं गंदा जल में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि डेंगू जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो डेंगू जो है मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू फैलता है। तो ये भी जान लीजिए क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि यहाँ पर हो गया 20 का डी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि कृत्रिम, अच्छा 2 बार कृत्रिम लिखा है, तो एगो कृत्रिम को आप काट दीजिए। देखिए कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। तो क्या होता है, यानी कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, या इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा, यानी कि कृत्रिम वृक्क जो है नाइट्रोजन को अपोहन द्वारा यहाँ पर अलग करता है अपशिष्ट पदार्थ में, यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है।
तो बताइए संयोजन क्रिया द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, या अपघटन द्वारा होता है, या इनमें से सभी यानी कि सबके द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का जो है संतुलन बना रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है, बताइए अक्रिय तत्व है, क्रियाशील है, सक्रिय है, या उदासीन है। तो देखिए हीलियम जो है अक्रिय गैस है, और हीलियम का परमाणु संख्या आप लोग जान लीजिए कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो देखिए हीलियम का जो है परमाणु जो संख्या होता है वो कितना होता है, 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। तो बताइए पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, पुंकेसर होता है, अंडक होता है, या वर्तिकाग्र होता है, या वर्तिका होता है। तो बताइए 24 नंबर का कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुंकेसर। यानी कि देखिए 23 का भी ए था और 24 का भी ए था, दोनों का ऑप्शन नंबर ए ही था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वाट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जूल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कूलाम। तो बताइए कौन सा होगा। हम क्वेश्चन नंबर 15 में इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया है, बढ़िया से बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें भी जाकर, इसी तरीके से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, वो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि भूमिगत जल क्या होता है। वो ऐसा जल जो जमीन के अंदर से निकले उसको बोलते हैं हम लोग भूमिगत जल। तो देखिए नदी जो है समुद्र जल से यानी कि पृथ्वी के अंदर से नहीं निकलती है, तालाब का भी कहानी वही है और समुद्र भी वही है। यहाँ पर देखा जाएगा जो कुआं होता है ये भूमिगत जल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है या कौन सा है। देखिए दिया है पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर सी कोयला। देखिए जो 27 नंबर है इसका हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जो है जीव द्रव्यमान ऊर्जा का क्या है, उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किस प्रकार के पदार्थों के छड़ का होता है, छड़ का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। देखिए इस्पात का उपयोग किया जाता है, पीतल का उपयोग किया जाता है, या नरम लोहा का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 28 नंबर होगा यहाँ पर नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। देखिए अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचे आप लोगों के सामने, बस 2 मात्र क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए। वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, या वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 29 नंबर का बी नंबर। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, कैसा रंग है, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, या ऑप्शन नंबर डी सफेद। बताइए कौन सा होगा। देखिए क्लोरोफिल का जो रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है हरा, यानी कि हरे रंग यहाँ पर हो जाएगा सही। एक चीज़ और जान लीजिए कि पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण ही होता है।